Okay, thank you. देखो, some new students have connected today. That's why just I am introducing myself. देखो, मैं अवधेश कुमार शाह, आप सबों को पता होगा, और मैं 11th हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें आज 11th हिस्ट्री में जैसा कि आप सबों को पता है कि सेशन 2020 या 21 जो ये सेशन है, नया सेशन, इस सेशन में आपके कोविड-19 जो महामारी है, इस कोविड-19 के कारण आपके सिलेबस को, कई सारे चैप्टर्स को कट कर दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था। उसके अलावा जिसको आपने नहीं पढ़ा उसको नहीं पढ़ना है। फिर नोमैडिक एम्पायर है, उसको भी नहीं पढ़ना है। फिर कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर है। ये 3 चैप्टर पूरे के पूरे नहीं पढ़ने, जिसके कारण हम लोगों ने शुरुआत किया था राइटिंग एंड द सिटी लाइफ प्रॉपरली एंड फॉर्मली। आज हम लोग इसको अच्छे समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। इसका मीनिंग क्या है, मेसोपोटामिया और इसके ज्योग्राफी को समझना क्यों जरूरी है। एक चीज़ याद रखना, किसी भी सिविलाइजेशन को जब समझने की आवश्यकता होती है, किसी भी सिविलाइजेशन को, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि उस सिविलाइजेशन का उदय कहाँ हुआ, राइज कहाँ हुआ, डेवलपमेंट कहाँ हुआ। और डेवलपमेंट जिस जगह पे होता है उस जगह का ज्योग्राफी उस सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। याद रखना, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, almost all the ancient civilization were raised just at the bank of rivers। क्यों इस तरह के सिविलाइजेशन में जो नदी है, नदी के किनारे उसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसके पीछे रीजन ये है कि एंशिएंट टाइम में आप देखोगे कि जो रोड्स हैं, एंशिएंट टाइम में आप देखोगे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, एंशिएंट टाइम में आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इरिगेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें डिपेंड हैं किस पे, नदियों पे। तो नदियों के पानी पे डिपेंड होने के कारण नदियों का लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व था। नदी जो हुआ करते थे, जो रिवर हुआ करते थे, रिवर ना ही उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बल्कि इसके अलावा भी कई काम, जैसे उसको उत्पादन करना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उनको पानी पीने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उनके जानवरों को पानी चाहिए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो हर एक तरह के काम के लिए नदियाँ जो थी उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इन्हीं के कारण, इन्हीं सब कारणों से ज़्यादा, जैसे कि इजिप्ट की सभ्यता देखो, मिस्र की सभ्यता जिसको हिंदी में बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि ये सारी सभ्यताएं जो हैं ये किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप हुआ है। किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप होने के कारण इन सारी सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यता भी बोली जाती है। तो आपने ये चीज समझ लिया कि नदी के किनारे ही सभ्यताएं क्यों डेवलप हुई। चलो हम अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी को जानने के पीछे कई रीजन है। एक तो वो किस नदियों के किनारे, मेसोपोटामिया के जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, जो टाउन है, वो किस नदी के किनारे उनका विकास हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो मेसोपोटामिया है, इस मेसोपोटामिया के ज्योग्राफी के कारण किस तरह से मेसोपोटामिया के लोगों का अंदर जो स्किल्स हैं, लोगों के अंदर जो तरह तरह के उनके बिल्डिंग बनाने के जो उनके तरीके हैं, या फिर उनके जो खाने पीने, लाइफ स्टाइल या अर्निंग, इन चीज़ों की जो उनकी प्रवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो किस तरह से ज्योग्राफी से प्रभावित था, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में क्या देखा जाता है, ज्योग्राफी में टेरेन, शेप ऑफ टेरेन, जो जिस जगह पे आप रह रहे हो उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, क्या प्लेन है या पहाड़ है या माउंटेन है या प्लेटू है, किस तरह का है, तो उसको बोलते हैं शेप।
एक वो चीज है, नदियां कौन कौन सी उस एरिया से, उस लोकेशन से बह रही हैं, उस नदियों का बहाव किधर से किधर है, उस क्या वो नदियां बारहमासी हैं या वो नदियां बरसाती हैं, क्या वो नदियां किसी ओशन में जाके मिलती हैं या फिर कहीं किसी डेजर्ट में खो जाती है। तो इस तरह की कई तरह की चीजें हैं और ये याद रखना, इसके आधार पे नदियों का और उतना ही नहीं उस एरिया के शेप साइज का निर्माण होता है। आपको पता होगा नदी भी जो टेरेन है, जो समतल है, जो आपके जो मैदानी एरिया है, वो सारी एरिया किससे बना है? नदियों से बना है। नदियां लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में सैकड़ों टन मतलब अपने साथ सिल्ट को पहाड़ों से लाती हैं और वो मैदान में उसको छोड़ते चली जाती हैं, मैदान का निर्माण होता रहता है। तो नदियों से मैदान का निर्माण होता है, फील्ड का निर्माण होता है, जिसपे एंशियंट सभ्यता वाले खेती करते थे। और मॉडर्न एज में भी जो आप नॉर्दर्न प्लेन जिसको समझते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, ये सारे मैदान जो हैं ये नदियों से बने हुए हैं। इसलिए नदियों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो मेसोपोटामिया की बात करते हैं। तो मेसोपोटामिया जो है, दो नदी, एक है टिग्रिस, ठीक है, ये टिग्रिस रिवर है, और दूसरा है एफ्रेत। इस दो नदियों के किनारे, इस दो नदियों से बने हुए जो प्लेन एरिया है, जो टेरेन का निर्माण होता है, उसी एरिया में मेसोपोटामिया के सिटीज का निर्माण हुआ। ठीक है, अब समझना ये है कि मेसोपोटामिया में ये दो नदियां कहां से आती हैं। ऑटोमेटिक आप जितनी भी नदियां देखोगे ना, नदियों का ज्यादातर नदी मतलब नदियों का निर्माण जो होता है, जब उनकी उत्पत्ति होती है, वो ऊंचे जगह से होती है और ऊंचे जगह से वो अपना नीचे मतलब फ्रॉम द हायर प्लेस टू लोअर प्लेस की ओर फ्लो करती है। तो ऑटोमेटिक ये नदियां जो है, ये एरो में लगा रहा हूं, ये देखो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ ये फॉलो कर रही, यहां से यहां पे फ्लो हो रहा है। और ये है पर्शियन गल्फ। आप वर्ल्ड मैप को विजुलाइज करोगे तो ये है अरेबियन पेनिसुला, अरेबियन पेनिसुला। अरेबियन पेनिसुला के नॉर्थ साइड में पर्शियन गल्फ है, और पर्शियन गल्फ के नॉर्थ में ईरान का एरिया आता है ये। और ईरान से जब ईस्ट साइड में बढ़ोगे तब पाकिस्तान आता है, और उससे भी ईस्ट साइड में जब जाओगे तो हिंदुस्तान आता है। तो हिंदुस्तान के वेस्ट में पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भी वेस्ट चले जाओगे तब आता है ये ईरान का एरिया, और उसके भी जब वेस्ट में जाओगे तब आता है ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला, ये है इराक का एरिया है। कौन सा एरिया है? इराक। तो अभी जो मेसोपोटामिया है, हम जिस टेरेन की बात कर रहे हैं, हम जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट डे में वो जो एरिया है वो इराक में पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज है ये, आप 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पड़ता है? इराक में। अब ये जो नदियां हैं टिग्रिस, जो ईस्टर्न साइड की नदियां हैं वो है टिग्रिस, और वेस्टर्न साइड वाली जो नदियां हैं वो है एफ्रेत। तो ये ऊपर ये जो है ये पहाड़, ईरान की ये प्लेटू ऑफ ईरान है, प्लेटू ऑफ ईरान। ये ईरान के प्लेटू से ये नदियां निकली हैं। ये इसकी पहाड़ों में कई छोटे छोटे नदियां, कई नाले मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करता है। तो ये हाईलैंड है, हाईलैंड ऊंची जगह है, ये भी हाईलैंड है। ठीक है, इधर भी हाईलैंड है, लेकिन ये हाईलैंड के साथ साथ ग्रासलैंड भी है। तो आप देखोगे ये जो एरिया है मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया के वेस्टर्न साइड में ग्रासलैंड है, ऊंची जगह है, लेकिन ऊंची जगह में ग्रासलैंड है, जिसमें नोमैडिक लोग आराम से, नोमैडिक मतलब चरवाहा लोग जो जानवरों के साथ, ये ग्रासलैंड का एरिया है। इधर जो है ईस्टर्न साइड में नीचे का जो एरिया है, ये एरिया डिजर्टेड एरिया होगा, जबकि ऊपर के साइड का जो एरिया होगा वो
हाईलैंड, प्लेटू या माउंटेन का एरिया होगा। और यहाँ से ये नदियां स्टार्ट होंगी, इमर्ज होंगी और ये नीचे की साइड साउदर्न तरफ ये फॉलो करेगी और यहाँ पे आके गल्फ ऑफ पर्सिया में ये मिल जाएंगी। गल्फ ऑफ पर्सिया में मिलने के साथ साथ यहाँ पे आके बहुत छोटी हो जाएंगी, क्योंकि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया मैं इसको कलर कर रहा हूं, ये वाला एरिया ये डेजर्ट है, ये वाला एरिया डेजर्ट है, ठीक है। इसी डेजर्ट के एरिया के ऊपर में छोटे छोटे जो ये देख रहे हो, ये है उर, ये मेसोपोटामिया की एक सिटी है। दूसरा है उरुक, ये भी मेसोपोटामिया की सिटी है। ये तीसरा देख रहे हो बेबीलोन, ये भी मेसोपोटामिया की एक सिटी है। ये चौथा जो देख रहे हो मारी, ये भी मेसोपोटामिया की सिटी है, ठीक है। तो उर याद रखना, उर, उरुक, बेबीलोन एंड मारी, ये चार देखो, उर, उरुक, बेबीलोन, मारी, ये चार सिटी जो है मैप के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार सिटी को अगर नॉर्दर्न टू साउदर्न आप अरेंज करोगे तो सबसे ऊपर होगा मारी, नॉर्दर्न सबसे नॉर्थ, जो नॉर्थ मोस्ट एरिया में आएगा मारी, उसके साउथ में आएगा बेबीलोन, उसके साउथ में उरुक और सबसे नीचे आएगा उर। अगर आप इसको साउथ टू नॉर्थ के एरिया में दिखाओगे तो सबसे पहले उर मतलब सबसे नीचे उर, फिर उसके ऊपर उरुक, फिर उसके ऊपर बेबीलोन, फिर उसके ऊपर मारी। ये चार सिटी हैं, ये चार सिटी इस मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है इसके लाइफ लाइन है। तो आपने देख लिया कि ये हाईलैंड है, ये भी हाईलैंड है, यहीं से नदियां, यहां से एफ्रत निकलती है, यहां से टिग्रिस निकलती है। इस तरफ नीचे का एरिया डेजर्ट है, लेकिन ऊपर का एरिया हाईलैंड के बाद यहाँ भी ग्रासलैंड होगा, ये भी हाईलैंड होगा, इधर भी हाईलैंड है लेकिन ये ग्रासलैंड है इस तरफ का एरिया, लेकिन इसका ऊपर का एरिया हाईलैंड है, माउंटेन जहां से नदियां निकलती है। और इस तरह से ये सारी नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं, दोनों नदियां मिलने से इसके कई फ्लो बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये कई फ्लो जो बनता है, जिसको कोई भी नदियां जब किसी बड़े ओशन में या सी में जाके खुद को जब खत्म करने वाली होती है तो उससे पहले वो कई चैनल में डिवाइड हो जाती है, और ये कई चैनल में डिवाइड होने के कारण यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम भी आराम से डेवलप हो सका था मेसोपोटामिया के टाइम में। अब इसको हम दूसरे मैप से समझाते हैं, आप तो थोड़ी सी अच्छे से, ज्योग्राफी है ये, आपको ज्योग्राफी के रूप में इसको समझना है, किस तरफ से किस तरफ नदियां फ्लो कर रही है और कौन कौन से रिवर, दो रिवर का नाम टिग्रिस और एफ्रत याद रखना। और इसके जो मेसोपोटामिया का जो एरिया है, इस एरिया में टिग्रिस और एफ्रत के जो एरिया बनते हैं, जो प्लेन बनते हैं नीचे डेजर्ट से जस्ट पहले, उस एरिया में चार सिटी डेवलप होता है। ये चार सिटी हैं और उरुक और मारी। चलो नेक्स्ट मैं इसको इस तरह से देखने की कोशिश करूंगा। देखो ये जब नदी ऐसे करके यहाँ पाएगी, जब ओशन में गिरने से पहले कई चैनल में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इसमें मिल भी जाएगी, और फिर ये ओशन में आके कुछ कई चैनल, ये जो कई चैनल बन रहे हैं, आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में भी आप लोगों ने जाना है। हमारी जब रिवर जाती है गंगा इधर से ऐसे आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ये मिलती है, यहाँ मिलने के बाद फिर ऐसे कई चैनल बनती है इस तरह से, और ये कई चैनल बनके तब ये बनाती है डेल्टा, इसी को बोलते हैं डेल्टा। ये बीच में जो है ये लैंड बन गया, ये लैंड बन गया, ये लैंड बन गया। ये जो ये नदियां अपने साथ सिल्ट लाती हैं तो बे ऑफ बंगाल के नजदीक इसको छोड़ती चली जाती है। पानी तो अंदर चली गई लेकिन पानी का ऊंचाई वहाँ ज़्यादा हो जाता है तो वो सिल्ट को यहीं पे मुहाने पे छोड़ देती है। यही हजारों लाखों वर्षों से यही सिल्ट जमा होते होते ये सुंदरबन डेल्टा का जो पूरा एरिया है डेवलप हुआ। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जब ये ओशन में गिरने से पहले ये कई चैनल में डेवलप हो गई। अभी तो स्थिति ये है कि ये नदी जो है यहाँ डेजर्ट में खो जाती है, कई चैनल इसका डेजर्ट में खो जाती है क्योंकि ये लास्ट में डेजर्टेड एरिया है। तो कभी कुछ चैनल
ओशन में जा, ओशन मतलब पर्शियन गल्फ में जा पाती है, और कुछ चैनल जो है डेजर्ट में खो जाती है। तो ये है इस टिग्रिस और एफ्रेत के साथ जो उसका डेस्टिनेशन है वो इस तरह का डेस्टिनेशन है। कुछ क्या करेंगे, डेजर्ट में खो जाएंगे, कई कई चैनल डिवाइड होंगे, अब कुछ क्या एक दो चैनल क्या करेंगे, वो पर्शियन गल्फ में जाके मिल जाएंगे। तो ये यहाँ नीचे ये डेजर्ट के जस्ट ऊपर का जो एरिया है, ये वाला एरिया ये फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड, यहीं पे एग्रीकल्चर होता है। फर्टाइल लैंड है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एग्रीकल्चर। देखो इस जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो प्रेजेंट डे को दैट एंशिएंट डे से आप तुलना मत करो। प्रेजेंट डे में एग्रीकल्चर यहाँ पर उतनी मात्रा में नहीं हो पाती, क्योंकि हजारों वर्षों से इसकी जो है ना कह सकते हो कि इस एरिया में जो फर्टिलिटी था लैंड का वो और घटता ही चला गया। लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो टाइमिंग है, आज से लगभग 7000 वर्ष पहले की टाइमिंग, 7 मतलब डेवलपमेंट की, और मैच्योर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी लगभग 5000 वर्ष पहले थी, ठीक है, आज से 5000 वर्ष पहले। तो 5000 वर्ष पहले का यहाँ का एनवायरमेंट सिचुएशन थोड़ा सा अलग रहा, ठीक है। यहाँ पे नदियों में फ्लो भी ज्यादा, नदियों में पानी भी ज्यादा रहा होगा। अभी तो नदियों में पानी कम आ रहा है, यहाँ पे वर्षा कम होने लगी, उस टाइम थोड़ा बहुत वर्षा भी होती थी। उस टाइम का सिचुएशन और अभी की सिचुएशन डिफरेंस है। उस टाइम के सिचुएशन में जब ये डेवलप हो रहा था तो हड़प्पन से वैसे इंडिया है, वहाँ यहाँ भी जितनी वर्षा जितनी फर्टिलिटी उतना तो नहीं थी, लेकिन कम नहीं, अभी के अपेक्षा अभी जो मेसोपोटामिया के एरिया में जो फर्टिलिटी है लैंड में, उससे कई गुना ज्यादा जब ये सभ्यता डेवलप हो रही थी उस टाइम थी। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत ज्यादा थी वहाँ की फर्टिलिटी अभी की अपेक्षा करें तो ये चीज आपको समझना थी। एग्रीकल्चर जो है इस एरिया में अच्छे खासे तरीके से हो रहा था। अब जो है मेसोपोटामिया, ये सारी चीज समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेसोपोटामिया क्या होता है। मेसोपोटामिया वर्ड कैसे, देखो मेसोस और पोटामस, ये दो वर्ड है। ये जो मेसोस और पोटामस है, ये रिवर के, इसका मीनिंग अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि दो जो रिवर होते हैं, दो रिवर के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो मिडल ऑफ द रिवर, मिडल एरिया ऑफ द रिवर इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। इसलिए मिडिल एरिया ऑफ रिवर कैसे है, ये देखो एफ्रेत है और ये टिग्रिस है, इस बीच के जो एरिया है ये क्या है, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो मेसोपोटामिया का मीनिंग मेसोस और पोटामस दो वर्ड से बना है, ठीक है। एक का मीनिंग है मिडिल, दूसरा का मीनिंग है रिवर। तो रिवर के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, मेसोपोटामिया, ठीक है। ये भी समझ लिया आपने। अब जो है मेसोपोटामिया के नेक्स्ट चीजों को हम समझने की जब कोशिश करेंगे तो ध्यान देना कि ज्योग्राफी के बाद आता है कि मेसोपोटामिया का डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ, क्या रीजन था मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के डेवलपमेंट के पीछे आप रीजन, तो राइज ऑफ मेसोपोटामिया आप लिख लेना, राइज ऑफ मेसोपोटामिया। राइज ऑफ मेसोपोटामिया के कई रीजन है। राइज ऑफ मेसोपोटामिया में ही एक आप रीजन लिख सकते हो, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया के अंदर पॉइंट्स आएंगे, टू रिवर में एफ्रेत एंड टिग्रिस। इसको आप डिटेल करोगे, एफ्रेत और टिग्रिस के कारण कैसे, देखो इस टू रिवर जो एफ्रेत और टिग्रिस है, इसके कारण एक पॉइंट ये बनेगा कि एग्रीकल्चर
के लिए फर्टाइल लैंड, फर्टाइल सॉइल का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन सिस्टम, नेचुरल इरिगेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। जो हमने जो बताया था कि जो जैसे लास्ट में जब नदियां ओशन में या गिरने लगती हैं तो कई चैनल में डिवाइड हो जाती हैं। ये जो कई चैनल है ना, ये नेचुरल कैनाल बोला जाता है। नेचुरल कैनाल बन गया, इस बीच में आप खेती करो, इस नेचुरल इसी कैनाल से इसे आप क्या करो, खेतों में पानी डालो। तो ये जो है ना, ये नेचुरल कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाता था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया वाले उसमें अच्छे से खेती, तो उसके लिए इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो गया, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। इस 2 रिवर से एक चीज और ध्यान दें, इस 2 रिवर के कारण क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप हो गया। तो इसके कारण क्या चाहिए, एक सभ्यता जहां पे लोग रह रहे हैं वहां के लोगों के लिए क्या चाहिए, उनको खाने के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए, सॉइल चाहिए जिसमें अच्छी उपज कर सके। ये चीजें खत्म हो, ये चीजें पूरी हो गई तो फर्टाइल लैंड के लिए उसमें खेती और अच्छे से की जाए, तो उसके लिए इरिगेशन सिस्टम, पानी तो वो भी नदियां दे रही हैं, सॉइल भी दे रही हैं, पानी भी दे रही हैं। और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो ले जाने के लिए सामान के लिए उस टाइम के लिए रिवर जो है सिस्टम, जो रिवर कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बेस्ट एग्जांपल। वो अभी उस टाइम तो छोड़ो, अभी भी है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, इसके कारण हम रेलवे से एक जगह से हजारों किलोमीटर दूर एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। लेकिन ओशन तो अभी भी, ओशन तो आप ज्यादा मात्रा में सामान विदेशों से ला रहे हो, भेज रहे हो, वो कैसे भेजा जा रहा है, कैसे लाया जा रहा है, इसी आधार पे तो लाया जा रहा है, इसी आधार पे तो भेजा जा रहा है ओशन। लेकिन समझो जब रेलगाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, जब रोड ये जो ट्रक जिसमें बड़े बड़े चला रहे हो ये सब नहीं था, तो उस टाइम तो नदियों से ही जाता था ना, जो इनलैंड ट्रेड होता था वो नदियों से ही होता था। तो जो मेसोपोटामिया के जो सिटी डेवलप हो रहे थे, एक सिटी दूसरे सिटी जाना, एक गांव से दूसरे जगह सामान को गांव पहुंचाना, या फिर खेतों से जो उपज हो रही है उसको शहरों तक लाना, ये सारा काम तो कम्युनिकेशन सिस्टम ये तो रिवर पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, दूसरी चीज है आप देखोगे तो इसमें जो हाईलैंड है, हाईलैंड जो है ये इसके स्रोत थे, सोर्स ऑफ रिवर, सोर्स ऑफ रिवर, ये भी इसके फायदेमंद। नॉर्दर्न हाईलैंड देखो। तीसरा इसमें है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जो वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न पार्ट में, ये ग्रासलैंड से यहां से जो एनिमल होते थे, एनिमल प्रोडक्ट, ये एनिमल प्रोडक्ट को फुलफिल किया जाता था। एनिमल प्रोडक्ट को इस ग्रासलैंड में जो है वेस्टर्न पार्ट में जो था, वहां से जो एनिमल्स थे, एनिमल जो चरवाहे लोग थे, वो चरवाहे लोग जो आपको दूध चाहिए था, मीट चाहिए था, मांस चाहिए था, तो वो उसकी पूर्ति आप किसी इस ग्रासलैंड के लोगों से कर सकते थे। तो इसके कारण जो है ये मेसोपोटामिया जो है, यहाँ पे मेसोपोटामिया का डेवलपमेंट। और याद रखना, किसी भी सभ्यता का जब डेवलपमेंट होता है, यहाँ देखो, किसी भी सभ्यता का जब डेवलपमेंट होता है तो याद रखना टाउन का डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो 4 पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ टाउन। कौन सा पॉइंट बेटा? थर्ड, ये ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के कारण जो एनिमल लोग पालते थे, जो वेस्टर्न ग्रासलैंड था, वेस्टर्न पार्ट जो हमने पढ़ाया था कि ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड में नोमैडिक लोग रहते थे। नोमैडिक लोगों का काम है कि जानवर पे अपना जीवन निर्वाह करना। तो उनका और मेसोपोटामिया के लोगों के बीच में अच्छा कनेक्शन था। मेसोपोटामिया वाले क्या करते थे, उनको अनाज देते थे, बदले में वो जो ग्रासलैंड वाले लोग थे वो इनको मीट देते थे या मांस देते थे, या फिर दूध जो मिल्क है वो, या फिर इस तरह का जो भी आपको एनिमल का प्रोडक्ट चाहिए उनको
एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चाहिए तो उन एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग कर लेते थे, एक दूसरे के साथ उन्होंने ट्रेड एस्टेब्लिश किया, तो वो भी उनका जो आवश्यकता था वो भी फुलफिल हो जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट बता रहे थे डेवलपमेंट। हाँ ओके बेटा, ओके नाउ आई एम कंक्लूडिंग। डेवलपमेंट ऑफ टाउन, देखो आप याद रखना टाउन का डेवलपमेंट कब होता है। एक चीज मैं 2 मिनट टाइम लूंगा। टाउन का डेवलपमेंट होने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन होना चाहिए, सरप्लस प्रोडक्शन। अब सरप्लस प्रोडक्शन क्या होता है याद रखना। देखो एक गांव है, उस गांव में मान लो कि 100 किसान रहते हैं और 100 किसान अपनी खेती करते हैं और वो उतना ही उपजा पाते हैं जितने से उनकी फैमिली खा पाए। तो क्या होगा, वो दूसरों को बेचेंगे नहीं। मान लो 100 किसान में अगर एक किसान प्रत्येक साल 2 कुंटल उसको अनाज चाहिए और 2 कुंटल ही अपने खेत से उपजाता है, तो क्या करेगा, वो दूसरों को बेचेगा नहीं, वो अपने ही लिए ही रख लेगा, वो जो उपजाएगा वो खा जाएगा। लेकिन अगर वो जिसका खपत एक किसान का 2 क्विंटल है, उसने उपजा लिया 5 क्विंटल, तो 3 क्विंटल क्या करेगा, बेचेगा। 3 क्विंटल बेच, ऐसे ऐसे अगर 100 किसान हैं तो कई मतलब एक गांव से जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहां से सरप्लस प्रोडक्शन निकालेगा, मतलब अपने खाने से ज्यादा उपजा लेना। अपने खाने से ज्यादा उपजाना क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन है। तो अपने खाने से ज्यादा जो ही उपजाया तो आपने क्या आपको क्या करना होगा, उसको बेचना होगा दूसरों को। आप उसके लिए क्या चाहिए, ट्रेड सिस्टम डेवलप होगा। तो अपने खाने से ज्यादा उपजाया तो उसके बेचने के लिए ट्रेड चाहिए, मार्केट चाहिए। और याद रखना ये जो है अपने खाने से अगर किसान ने ज्यादा उपजाया तो कुछ लोग ऐसे समाज में उत्पन्न होंगे, डेवलप होंगे, जो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, बैठ के खाएंगे, वो दूसरा काम करना शुरू कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। अगर एक गांव में खाने से ज्यादा, अगर तुम्हारे फैमिली में ही मान लो एग्रीकल्चर से ज्यादा अगर उपज हो, खेती से मान लो कि ज्यादा उपज हो रहा है, तो कुछ आदमी घर में बैठ के काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे। तो खाने की पूर्ति तो एक ही आदमी कर पा रहा, उतनी खेत उपजा के आपको दे रहा, तो आप क्या करोगे, कोई दूसरा धंधा करोगे, कोई दूसरा बिजनेस करोगे। तो इस गांव के लेवल के अनुसार भी सोचो, एक सोसाइटी के अनुसार सोचो कि आपने एक गांव ने ज्यादा उपजा दिया, अपने गांव के खाने के अपेक्षा उसने ज्यादा उपजा दिया, तो उसी गांव में कुछ लोग क्या होंगे, ट्रेड करना शुरू कर देंगे, उस चीजों को बेचने की काम करेंगे। कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो राजा के रूप में ही मर्ज हो जाएंगे, वो टैक्स कलेक्ट, क्योंकि आपके पास ज्यादा होगा तो टैक्स दोगे, आपके पास ज्यादा होगा तो मंदिर में चढ़ावा करोगे, आपके पास ज्यादा होगा तो किसी को दान करोगे, आपके पास ज्यादा होगा तो आप उसको बेचोगे, आपके पास ज्यादा होगा तो आपको बेच के दूसरा काम, आप अच्छे कपड़ा पहनोगे, अच्छा घर बनाओगे। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन के कारण कई तरह का न्यू काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इमरजेंस होता है। सरप्लस प्रोडक्शन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कारण, इस सरप्लस प्रोडक्शन के कारण नए नए तरह के न्यू एक्टिविटीज की भी डेवलप होता है। न्यू एक्टिविटीज जो ही डेवलप होगा त्यों ही क्या होगा, न्यू एक्टिविटीज डेवलप होते के साथ ही साथ मार्केट जैसे चीजें आएंगी। ठीक है, ये सारा काम कहाँ होगा, मार्केट में होगा। वहां पे एग्रीकल्चर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन मार्केट में भेज दे रहे हो आप, तो मार्केट में जो बिना खेती किए उनको खाना मिल जाएगा, तो दूसरा काम करेंगे। तो यहीं से टाउन का डेवलपमेंट होगा। टाउन के डेवलपमेंट के लिए सरप्लस प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा टाउन के लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, टाउन के लोग खेती नहीं करते हैं, लेकिन वो अनाज पे डिपेंड है। तो अनाज पे डिपेंडेंसी उनकी कैसे फुलफिल होती है, सरप्लस प्रोडक्शन से। गांव में ज्यादा उपज होगी, टाउन में आएगा, टाउन के लोग दूसरा काम करेंगे। तो मेसोपोटामिया में भी ये सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। अच्छे इरिगेशन सिस्टम, अच्छे फर्टाइल सॉइल, इन सारी चीजों के कारण सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन के कारण ही वहां पे टाउन का डेवलपमेंट होता है। और ये टाउन का डेवलपमेंट उर, उरुक, मारी, बेबीलोन जैसे टाउन का डेवलपमेंट होता है। तो हमने आज इतना पढ़ लिया कि किस तरह से मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी जो है वो मेसोपोटामिया के टाउन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन चीजों के समझने के बाद जब आपने समझ लिया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में उसके टाउन के डेवलपमेंट के पीछे क्या सब रीजन थे,
तो ये चीज अब समझ लिया, आप आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में आपको अच्छे समझाया जाएगा कि टाउन का डेवलपमेंट, कौन कौन से टाउन का किस फेज में क्यों डेवलपमेंट, किस टाउन की क्या फीचर थी, क्या खूबसूरती थी, उन चीजों को एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।